स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। फार्मा उद्योग की प्रतिष्ठा। देश के फार्मा उद्योग के लिए यह अच्छी खबर नहीं कि पिछले वर्ष गाम्बिया में कुछ बच्चों की मौत के लिए भारत में बनी खांसी की दवाई जिम्मेदार है। यह खबर एक अमेरिकी एजेंसी और गाम्बिया के स्वास्थ्य अधिकारियों की संयुक्त जांच के निष्कर्षों से निकली है। अब यह आक्रामक आवश्यक है कि भारत सरकार इसकी गहन जांच करे कि क्या हरियाणा की मेडन फार्मा कंपनी में बनी और गाम्बिया भेजी गई खांसी की दवाई दूषित थी। जब पहली बार यह मामला सामने आया था तो औषधि महानियंत्रक की ओर से कहा गया था कि गाम्बिया बिना किसी गहन जांच के इस नतीजे पर पहुंच गया कि भारत में निर्मित कफ सिरप उसके यहाँ कुछ बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है। तब औषधि महानियंत्रक ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से साझा की गई जानकारी अपर्याप्त थी। कुछ समय बाद गाम्बिया की मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी ने भी माना था कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि भारत में निर्मित खांसी की दवाई के कारण ही उनके यहाँ बच्चों की मौत हुई। अब जब नए सिरे से यह कहा जा रहा है कि भारत में बनी कफ सिरप गाम्बिया में 60 से अधिक बच्चों की मौत का कारण बनी तो फिर संबंधित फार्मा कंपनी की फिर से पड़ताल की जानी चाहिए। इस मामले में किसी तरह का कोई संशय नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसका असर देश की दूसरी फार्मा कंपनियों की साख पर भी पड़ सकता है। भारत में औषधि बनाने वाली सभी कंपनियां गुणवत्ता के उच्च मानकों का पालन वास्तव में करें। यह इसलिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि गाम्बिया मामले में जुड़ी खबर एक ऐसे समय आई है जब विगत दिवस ही नोएडा की एक फार्मा कंपनी के कुछ अधिकारियों को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि उनके यहाँ बनी दूषित कफ सिरप पीने से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह सामान्य बात नहीं है कि जब 6 माह के भीतर देश की 2 फार्मा कंपनियों पर यह आरोप लगे कि उनके यहाँ खराब गुणवत्ता वाली ऐसी कफ सिरप बनाई गई जिससे गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत हो गई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को केवल इन दोनों मामलों की ही तह तक जाने की आवश्यकता नहीं है, इसके साथ ही उसे यह भी देखना होगा कि अन्य फार्मा कंपनियां मानकों के तहत दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों का निर्माण करें। विपक्षी दलों का पत्र। दिल्ली की शराब नीति के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद 8 विपक्षी दलों की ओर से लिखा इस आशय का पत्र कई प्रश्न खड़े करता है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पत्र में आम आदमी पार्टी के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी हस्ताक्षर किए हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी को छोड़कर केवल 7 विपक्षी दल ही इस नतीजे पर क्यों पहुंचे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह प्रश्न भी उठता है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पत्र पर हस्ताक्षर कैसे कर सकती हैं। क्या बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को अनदेखा कर दिया जाए। शिक्षकों की भर्ती में घोटाला किया गया और बेहद बेशर्मी के साथ किया गया। यह निष्कर्ष कलकत्ता उच्च न्यायालय का है। क्या तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य दल यह चाहते हैं कि देश की जनता यह विस्मृत कर दे कि शिक्षा भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से करोड़ों की नकदी बरामद की गई थी। यदि तृणमूल कांग्रेस पार्थ चटर्जी को निर्दोष मानती है तो फिर उसने उन्हें पार्टी से निलंबित क्यों किया। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत करने वाले दलों की माने तो मनीष सिसोदिया को बिना किसी प्रमाण गिरफ्तार किया गया। यदि ऐसा है तो अदालत ने उन्हें जमानत देने से मना करते हुए सीबीआई के रिमांड पर क्यों भेजा। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि शराब नीति में कहीं कोई खामी नहीं थी तो फिर घोटाले का शोर मचते ही उसे वापस क्यों लिया गया। क्या विपक्षी दल इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि दिल्ली सरकार की ओर से वापस ली गई शराब नीति में कहीं कोई खामी नहीं थी और उससे शराब विक्रेताओं को कहीं कोई अनुचित लाभ नहीं मिल रहा था। एक सवाल यह भी है कि क्या चिट्ठी लिखने वाले विपक्षी दलों के नेता मनीष सिसोदिया समेत
जो अन्य नेता घपले घोटालों के आरोप में केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं, उनके निर्दोष होने का प्रमाण दे सकते हैं। यह हैरानी की बात है कि विपक्षी नेताओं की चिट्ठी में उन लालू यादव का भी जिक्र है जिन्हें चारा घोटाले में सजा सुनाई जा चुकी है। यह सही है कि ऐसी कोई सरकार नहीं जिस पर कुंठा की झलक ब्रिटेन की यात्रा पर गए राहुल गांधी ने वहां अभी तक जैसे वक्तव्य दिए हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि वह आगे भी भाजपा एवं मोदी सरकार पर निशाना साधते रहेंगे और इस कर्म में देश को नीचा दिखाने में भी संकोच नहीं करेंगे। यह समझ आता है कि वह मोदी सरकार पर निशाना साधें, लेकिन ऐसे बयान तो उनकी कुंठा को ही रेखांकित करते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की पहचान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इससे भी खराब बात यह है कि वह स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। उनकी माने तो उनके जैसे नेताओं को भारत में किसी विश्वविद्यालय और यहाँ तक कि संसद में भी बोलने की अनुमति नहीं है। यह निरा झूठ ही नहीं, देश को लांछित करने और जानबूझकर उसकी गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश है। ऐसी कोशिश तो विदेश में बैठे भारत विरोधी तत्व करते हैं। बीते दिनों जब ऐसी एक ही कोशिश जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सामने भारत को बदनाम करने वाले पोस्टर लगाकर की गई, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्विट्जरलैंड के राजदूत को तलब कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि राहुल गांधी के वक्तव्य विदेश में सक्रिय भारत विरोधी तत्वों की भाषा से मेल खाते दिखें? निसंदेह राहुल गांधी को इसका आभास नहीं होगा कि उनके बेतुके बयान उनकी रही सही प्रतिष्ठा को खत्म करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके उन सलाहकारों को तो होना ही चाहिए जिन्हें उनके भाषणों पर लिपापोती करनी पड़ती है या फिर उसे अपने ढंग से परिभाषित करना पड़ता है। यदि राहुल गांधी ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा, न तो देश में और न ही विदेश में। यह केवल आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि आपत्तिजनक भी है कि वह कभी चीन की प्रशंसा करते हैं तो कभी इस पर अफसोस प्रकट करते हैं कि अमेरिका और यूरोप भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। पता नहीं वह इस नतीजे पर कैसे पहुंच गई कि मोदी सरकार की विदेश नीति बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इस नीति की प्रशंसा तो पूरा विश्व कर रहा है। राहुल गांधी के बयान यही बताते हैं कि वह उस युवराज सरी का व्यवहार कर रहे हैं जो यह मान बैठा है कि छल बल से उसका राजपाट छीन लिया गया है। उमंग का उत्सव हमारे सारे पर्व जीवन की एक रसता, निरसता और जड़ता को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन यह कार्य होली कहीं अधिक निराले ढंग से करती है। यह रंग के संग उमंग लेकर आती है और वातावरण में एक नई तरंग सी घोल देती है। इसका आभास चहुंओर होता है। आनंदमग्न चेहरे न केवल उल्लास बिखेरते हैं बल्कि जीवन में आनंद की महत्ता को भी व्यक्त करते हैं। जीवन में आनंद है तो जीने की और कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। होली आडंबरों और औपचारिकताओं से मुक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए यह कहती है कि जीवन को सहज रूप में जीना चाहिए। होली की एक विशेषता यह भी है कि यह अपने पराये, ऊंच नीच, अमीर गरीब और यहाँ तक कि राजा और रंग के भेद को भी मिटाने का काम करती है। यह साज सज्जा बाजार खरीदारी का त्यौहार नहीं बल्कि मन को हर्षित पुलकित करने का उत्सव है। यह त्यौहार यह बताता है कि उत्सव वर्धिता मनुष्य के जीवन का आवश्यक गुण है। चूंकि होली सरी का अनूठा उत्सव दुर्लभ है, इसलिए होली के आनंद में भीगने को एक अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। इससे बचने बिदकने नहीं, जुड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। आज प्रयास के इस अनोखे अवसर का लाभ उठाने के लिए सभी को तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि होली के रंग सबको आनंद के साथ ही एकत्व और बंधुत्व की भावना से भी भिगोते हैं। इससे कोई अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि आज के युग में इस भावना का जितना अधिक संचार हो उतना ही समाज और देश के हित में है। चूँकि होली अकेले नहीं सामूहिक रूप में मनाई जाती है, इसलिए यह सामूहिकता की महत्ता को भी रेखांकित करती है।
यह सामूहिकता ही समाज को सशक्त बनाती है और एक सशक्त समाज ही सबल राष्ट्र की आधारशिला बनता है। होली हमारी संस्कृति की समृद्धि को भी रेखांकित करती है। होली सरी के त्यौहार इसलिए भी बढ़ चढ़कर मनाए जाने चाहिए क्योंकि वे लोगों और विशेष रूप से भावी पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की व्यापकता से परिचित कराते हैं। आधुनिकता के इस दौर में अपनी संस्कृति से जुड़े रहना कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। होली ऋतु परिवर्तन का संदेश लेकर ही नहीं आती बल्कि मनुष्य के प्रकृति से जुड़ाव को भी व्यक्त करती है। होली यह बताती है कि प्रकृति है तो हम हैं। अन्य पर्वों की तरह होली परंपराओं को सहजने संवारने का भी काम करती है। आधुनिकता के साथ परंपरा का अद्भुत मेल है होली। धन्यवाद।